चलो बच्चों अब हम पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस। दो लाइंस पैरेलल कब होंगी? अगर दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज सेम हो। जैसे यहाँ पे दो लाइंस है, सपोज करो ये एल है और ये एम है, तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या होगा? सेम होगा। जैसे ये डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर इस पे भी और इस पे भी। ये कि अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये भी क्या होगा? 2 होगा। अगर यहाँ पे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर तो ये भी क्या होगा? 2 होगा। तो अगर दो लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम हो तो उसे क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और दो पैरेलल लाइंस के बीच क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज सेम होगा, इसलिए वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, है ना। वहीं अगर मैंने यहाँ पे दो लाइन बना दिया, सपोज करो लाइन ऐसी है और ये लाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग है, यहाँ पे अलग है, देखो अलग अलग है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो अगर आप पीछे इसको एक्सटेंड करोगे, ये क्या होगा? इंटरसेक्ट कर जाएगा इस साइड, राइट। जबकि ये नहीं करने वाला, बिकॉज यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज सेम होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, राइट। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, जब सॉरी दो लाइन जब पैरेलल होती हैं और एक लाइन इसको कट करती है, तो जो लाइन इसको कट कर रही है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो दो लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, आइदर वो दोनों पैरेलल हो या नॉन पैरेलल हो। अगर ये दोनों नॉन पैरेलल भी होता, मान लो ये एल है और ये एम है, यहाँ पे पैरेलल लाइन है, अगर ये दोनों नॉन पैरेलल लाइंस भी होता तब भी हम इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते, बिकॉज ये दोनों लाइन को कट कर रहा है, ठीक है। तो जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो क्या होता है? यहाँ पे एंगल्स, कुछ एंगल्स इक्वल होते हैं, कुछ रिलेशन होता है एंगल्स। मैं नाम दे देता हूँ, देखो 1 2 5 6 7, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, राइट। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, देखना ध्यान से। तो बेटा एक देखो, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस है, तो इनके अंदर में जो आ रहा है उसको इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। देखो ये सब क्या है? इंटीरियर एंगल्स है। जो बाहर आ रहा है जैसे 1 8 और 4 5, ये क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा, राइट। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होगा? एक एक्सटीरियर लेंगे और एक इंटीरियर लेंगे, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, है ना। लेकिन शर्त यह है कि दोनों सेम साइड का होना चाहिए, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड का होना चाहिए। जैसे अगर मैंने एंगल 1 लिखा तो ये एक्सटीरियर वाला हो गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर कौन सा होगा? ये वाला होगा, है ना। तो 1 जो होगा वो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे अगर एल और एम पैरेलल है तो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एंगल 2 ले रहा हूँ, इस बार देखो इंटीरियर वाला ले रहा हूँ, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? एक्सटीरियर वाले के, 4 के इक्वल, ठीक है। जो एक्सटीरियर वाला एंगल है वो इंटीरियर वाले एंगल के इक्वल होगा। सिमिलरली आप अगर इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में आ जाओ तो यहाँ पे देखो एंगल 8 किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल 6 के इक्वल होना चाहिए। और एंगल 7 किसके इक्वल होगा? एंगल, तो दिस आर द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर एल और एम पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। थिंक क्लियर हो गया होगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एंगल में, जो कि है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे इंटीरियर की बात हो रही है, मतलब अंदर वाले एंगल की बात हो रही है। तो अंदर में कौन कौन से एंगल्स है? देखो यहाँ पे ये एंगल अंदर में है, इनसाइड में, तो इसका नाम दे देते हैं 1, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं 2, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 4, ठीक है। तो दीज आर द इंटीरियर एंगल्स, है ना। ये क्या है? इंटीरियर एंगल है। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है, मैं बताऊंगा कौन कौन सा होता है। देखो ऑल्टरनेट का मतलब क्या हुआ? एक इस साइड का होगा, एक इस साइड का, है ना। ऑल्टरनेट क्लासेस चलती है ना, तो ऑल्टरनेट मतलब एक 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 छोड़ के उसी तरीके से यहाँ पे, जैसे हमने एक मान लो इस साइड का ले लिया, एंगल 1 ले लिया, तो एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? तो एंगल 1 ले लिया है इस साइड का, तो अब दूसरे साइड वाला लेंगे, तो ये वाला होगा एंगल 3 वाला, ठीक है। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। सिमिलरली एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 4, है ना। तो ऑल्टरनेट में तो एक इस साइड का लेंगे और एक इस साइड का लेंगे, और उसके बाद इंटीरियर होना चाहिए। तो देखो 1 मतलब जितने भी एंगल्स यहाँ पे हमने दिखाए हैं, चाहे वो 1 2 3 4 हो, वो सारे के सारे इंटीरियर में ही लाई कर रहे हैं, राइट। तो दैट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। और अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन, लेट अस सपोज दिस इज पी, ठीक है। सिमिलरली बेटा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होता है, उसका हम बहुत कम यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। एक्सटीरियर कौन सा होगा? देखो हम बाहर बाहर के लेंगे, जैसे मान लो हमने इसको 5 लगा दिया, तो ये 5 किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा। देखो एक एक इस लाइन के, ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है,
सिमिलरली अगर मैं इस एंगल को लेता हूं तो इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो वहां पे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर मतलब बाहर का एंगल और इंटीरियर मतलब अंदर का एंगल। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो, लेकिन आपको याद रखना है कि एक हम अगर लेफ्ट साइड ले रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन के तो एक राइट साइड होगा, है ना। नेक्स्ट जो एंगल है वो है को इंटीरियर एंगल। बच्चों देखो, को का मतलब होता है सेम, और इंटीरियर का मतलब क्या होता है, इंटीरियर, इनसाइड, मतलब सेम साइड के इंटीरियर एंगल। अभी हमने ऑल्टरनेट देख लिया था, है ना, इंटीरियर एंगल देखा था ऑल्टरनेट वाला, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे सेम साइड के इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। मतलब अगर मैं इसको 1 लगा दूं, इसको 2 लगा दूं, तो यहाँ पे 1 और 2 क्या हो गया, सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हो गए, राइट। तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के नहीं होता। याद रखिएगा, एंगल 1 और 2 मतलब को इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते, तो क्या होते हैं भैया, तो को इंटीरियर एंगल जो बच्चों होता है वो होता है दोनों का सम जो होता है आपस में क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। बिकॉज हमें पता है कि अगर किसी भी दो एंगल का सम 180 डिग्री हो उसे क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। मतलब यहाँ पे 1 और 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, क्या बोलेंगे इसको, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एंगल 3 एंड एंगल 4 की, तो ये दोनों एंगल का भी सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। दिस एंगल्स आर दिस एंगल्स आर आल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स, बिकॉज इन दोनों का भी सम 180 डिग्री होने वाला है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे को मतलब सेम, सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स, को मतलब सेम और इंटीरियर एंगल मतलब इंटीरियर एंगल, तो सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं बेटा कॉन्ग्रुएंसी की, है ना। लेकिन उसके पहले मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो मैंने दो लाइन ले लिया, सपोज करो दिस इज एल, दिस इज एम, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे दे रखा है सपोज करो कि ये 60 डिग्री, बाकी के सारे एंगल आपको फाइंड करने हैं, बाकी सारे एंगल्स आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। देखो क्योंकि यहाँ पे दिया है कि L जो है वो पैरेलल टू M है, दैट मीन्स कि जितने भी हमने एंगल्स पढ़े हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स, उस कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सारे एंगल्स आपको फाइंड करने हैं जितने भी हैं, टोटल कितने हैं, 1 2 3 और यहाँ पे 4 7, राइट। चलो देखो यहाँ पे ये 60 डिग्री है, तो हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पढ़ा है, राइट। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या पढ़ा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और अगर ये 120 है तो ये भी क्या होगा, 120 होगा, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। रीड कर दिया जाए पहले यहाँ से। चलो देखो, तो बेटा अगर ये 60 है तो क्या ये 60 होगा, है ना, बिल्कुल होगा, राइट। ओके, अब देखो हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, इसलिए क्या ये 60 हो जाएगा, डेफिनेटली, है ना। ये 60 तो क्या ये भी 60 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल से, देखो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गए, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गए, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गए। अब देखो यहाँ पे ये जो इंटीरियर एंगल है ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हमें पता है कि इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर एंगल्स के पेयर है ये दोनों, है ना। तो को इंटीरियर एंगल से ये दोनों, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर मैं इसको x सपोज कर लूं, तो क्या x प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज दिस आर सप्लीमेंट्री एंगल, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल से, दैट्स वाई मैंने ऐसा लिखा है। तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा 120 डिग्री, क्या मिल गया बच्चों, 120 डिग्री। दैट मीन्स कि अगर ये 120 हो गया तो क्या ये भी 120 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, राइट। आप बताओ करस्पॉन्डिंग एंगल भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो अल्टरनेट से यहाँ ये निकाल दो, या फिर करस्पॉन्डिंग से निकाल दो। देखो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, राइट। तो ये 120 अगर है तो ये भी क्या होना चाहिए, 120, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी देख सकते हो। देखो अगर ये 120 है तो ये भी क्या होगा, 120 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अगेन यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या होगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा। तो कोई भी दो कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, चलते हैं कॉन्ग्रुएंसी की तरफ। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? तो दो शेप, आइदर वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, है ना, किसी का भी हम देख सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी, राइट। तो हमें बट पढ़ना क्या है? ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी। तो दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनका शेप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर शेप अगर सेम होता है तो वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। या फिर उसका साइज अगर सेम होता है, क्या सेम होता है? साइज अगर सेम होता है तब भी क्या होगा? तब भी क्या होगा? वो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा। चलो समझते हैं यहाँ पे। देखो, जैसे ये दोनों ट्रायंगल हमने बनाया है, तो अगर हम इसको के ऊपर हम ले आते हैं, तो देखो इसको कंप्लीटली कवर कर दे रहा है। इसका मतलब इसका शेप और साइज दोनों सेम रहा होगा तभी इसको कंप्लीटली कवर कर पाएगा, अदरवाइज ये कंप्लीटली कवर कर ही नहीं सकता, है ना। तो ये कंप्लीटली कवर कर पा रहा है, दैट मीन्स कि उसका शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। अब मुझे बताओ कि क्या ये सर्कल इसको कवर कर पाएगा? कंप्लीटली कर पाएगा, लेकिन लेकिन आप अगर दूसरे साइड से देखोगे, सपोज करो मैं इसको ऊपर ले आऊं बाहर, ऐसे पहले से बना हुआ है, दैट्स वाई, चलो इसे देखो ध्यान से। देखो सपोज करो मैं ऊपर ला रहा हूँ, क्या इसको कंप्लीटली कवर कर रहा है? नहीं ना। तो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर करना चाहिए, एक दूसरे को नहीं कर पा रहा ना, तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। इनका तो शेप और साइज दोनों ही डिफरेंट है, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे जब दोनों का शेप एंड साइज आपस में इक्वल हो, ठीक है। तो देखो जैसे इन दोनों सर्कल की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये दोनों सर्कल को देखो, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कंप्लीटली कवर कर रहा है, जितना साइज इसका है उतना ही साइज इसका है, देखो ध्यान से, है ना, क्लियर है। दैट्स वाई ये दोनों सर्कल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब दोनों का रेडियस सेम, है ना। दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर दोनों का रेडियस क्या है? सेम हो। मान लो इसका 2 सेंटीमीटर है, तो इसका भी क्या होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, क्लियर है। ओके, अब स्पेशली हम बात करेंगे ट्रायंगल्स की, ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना, वो तो देखो वो जो डेफिनेशन बताया है मैंने कॉन्ग्रुएंसी का, ये जनरल डेफिनेशन, ये सबके लिए वैलिड है। लेकिन अगर मैं स्पेशली ट्रायंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? दो ट्रायंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो। क्या हो? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो? इक्वल हो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल रखा हुआ है ना, दो ट्रायंगल, इसको कंप्लीटली कवर कर पा रहा है, ठीक है। तो दोनों का शेप साइज सेम है, तो जनरल डेफिनेशन है। यहाँ पे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? तो मैंने आपको बताया कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे जब इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। समझते हैं कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या होता है बच्चों? देखो मैंने इसका नाम रख दिया ए, बी एंड एंड दिस इज सपोज पी क्यू आर। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट को लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट में क्या करते हैं? दो मतलब इक्वल टू का साइन बनाते हैं, और यहाँ पे ये सिमिलर का साइन, है ना। इक्वल का साइन इसलिए बना रहा है बिकॉज दोनों का साइज सेम होता है, साइज मतलब एरिया सेम होता है, इसलिए ये इक्वल टू का साइन बना हुआ है। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? ये जो है ये सिमिलर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब दोनों का शेप सेम, ये शेप को रिप्रेजेंट करता है, और ये साइज को। ये बताता है कि शेप और साइज क्या है? आपस में इक्वल, मतलब आपस में नहीं, शेप और साइज इक्वल है ना। इसके ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर के, क्लियर है। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अगर है तो उसको हम इस तरीके से इन शॉर्ट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अब मैंने आपको बताया कि दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर बच्चों मैंने लिखा है ट्रायंगल एबीसी पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एबी है, एबी मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा बेटा? पीक्यू होगा। एबी कभी भी क्यूआर के इक्वल नहीं हो सकता, एबी कभी भी पीआर के इक्वल नहीं हो सकता। अगर मैंने फर्स्ट टू लेटर लिया है, मतलब एबी लिया है, साइड एबी लिया है, तो हमें पीक्यू ही लिखना पड़ेगा। तो एबी किसके इक्वल होगा? पीक्यू के। देखो एबी किसके इक्वल होगा? पीक्यू के। अब देखो नेक्स्ट, अगर मैं बीसी लिख रहा हूं तो किसके इक्वल होना चाहिए? क्यू आर के। तो बीसी जो है वो क्यू आर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये बीसी है बेटा, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? क्यू आर के इक्वल होना चाहिए। और साथ में एसी किसके इक्वल होना चाहिए? पी आर के इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ पे एसी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? पी आर के इक्वल होना चाहिए। उसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या हुआ कि एंगल ए जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल पी के। देखो अगर फर्स्ट लेटर ले रहा हूं तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर लेना पड़ेगा, अगर मैं सेकंड ले रहा हूं तो सेकंड के इक्वल होगा, थर्ड ले रहा हूं तो
थर्ड के इक्वल होगा, मतलब एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंड एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो। जैसे देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे दो ट्रायंगल मैंने ले लिया है, ये है एबीसी और ये क्या है, पीक्यूआर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल क्यू आर पी के, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो यहाँ पे देखो ए बी किसके इक्वल था, पी क्यू के। अब देखो इस केस में ए बी किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ए बी इक्वल हो जाएगा बच्चों क्यू आर के, है ना। ए बी हम पी क्यू के इक्वल नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ पे मैंने बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल क्यू आर पी के, इसलिए यहाँ पे ए बी क्यू आर के इक्वल, राइट। इसके क्यू आर के, मतलब ए बी जो है वो क्यू आर के इक्वल होगा। सही बात समझ में, ए बी किसके इक्वल होगा, क्यू आर के इक्वल होगा। ये नहीं कि फिगर ऐसे दिख रहा है तो आप ए बी इक्वल टू पी क्यू कर दो, राइट। तो यहाँ पे ए बी किसके इक्वल होगा, पी क्यू आर के इक्वल होगा। बीसी अगर मैं पूछूं तो बीसी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा बच्चों, आरपी हो जाएगा, या पी आर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आरपी हो। और साथ में अगर मैं एसी लिखता हूँ, एसी, तो एसी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन सा हो जाएगा, क्यूपी हो जाएगा। क्लियर है, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड। इसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ए इस बार पी के इक्वल नहीं होगा, किसके इक्वल होगा, क्यू के इक्वल हो जाएगा। पी किसके इक्वल होगा, आर के, एंड सी किसके इक्वल होगा, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो पहला जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो है साइड एंगल साइड, एस एस इन शॉर्ट बोल सकते हो आप इसको। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लिया हमने, दिस इज ट्रायंगल एबीसी, दिस इज ट्रायंगल पीक्यूआर। तो देखो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, दो साइड होना चाहिए और उसके बीच का कोई एंगल अगर इक्वल हो जाए तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या बोला मैंने, दो साइड और उसके बीच का एंगल, है ना। दो साइड, जैसे मान लो ए बी पी क्यू के इक्वल है और ए सी किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, इन दोनों के बीच का ही एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे ये एंगल हो गया तो ये एस एस यहाँ पे नहीं कहलाएगा, ये है ना। क्या कहलाएगा, क्या होगा, हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे ये एस ए एस नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो साइड एंगल ये बीच वाला होना चाहिए, दो साइड और उसके बीच का एंगल। बताओ यहाँ पे दो साइड उसके बीच का एंगल है क्या, इक्वल नहीं है ना। तो अगर बी इक्वल टू क्यू हो जाए इसमें, या फिर यहाँ पे सी इक्वल टू आर हो जाए, तब भी एस एस नहीं हो सकता, बिकॉज दो जो इक्वल साइड्स है उसी के बीच के एंगल्स होने चाहिए इक्वल, है ना, तभी हम एस एस बोल सकते हैं वहां पे। तो देखो ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए सी पी आर के इक्वल है, तो ए शुड बी इक्वल्स टू पी। ए किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, ये इक्वल होना चाहिए पी के, तभी हम एस एस लगा सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, ए बी पी क्यू के इक्वल है, एंड ए सी पी आर के इक्वल है। तो देखो दो साइड और उसके बीच का एंगल, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना। जैसे सपोज करो मैंने फिर से दो ट्रायंगल ले लिया, दिस इज एबीसी, दिस डी एफ। तो यहाँ पे देखो मैं बोल रहा हूँ कि एंगल ए जो है ना वो एंगल डी के, एंगल ए नहीं, रुक जाओ, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, डी डी एफ के, और बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के। तो देखो यहाँ पे दो साइड उसके बीच का एंगल है कि नहीं, यहाँ भी देखो दो साइड उसके बीच का एंगल, तो हम यहाँ पे एस एस लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल इसके डी एफ ई के, डी एफ ई के कॉरस्पॉन्डिंग देख लो, आप चेक कर लो, ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, डी एफ के, तो देखो बेटा ए बी किसके इक्वल है, डी एफ के, सही है। बीसी के किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ई के, तो बीसी किसके इक्वल है, देखो एफ ई के। और फिर उसके बाद ए सी इक्वल तो है नहीं है, लेकिन एंगल इक्वल होना चाहिए, देखो यहाँ पे बीच में बी आ रहा है, यहाँ भी बीच में एफ आ रहा है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए, है ना। इस तरीके से आपको लिखना होता है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो रूल है वो है एंगल साइड एंगल। देखो यहाँ पे क्या है, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड है। यहाँ पे क्या था इसके पहले वाले में, दो साइड इंक्लूडेड एंगल था, बीच का एंगल था। इसी तरीके से यहाँ पे दो एंगल और बीच का साइड होगा। ठीक है, देखो सपोज करो ये एंगल के इक्वल है ना, और ये एंगल इसके इक्वल है, और बीच का साइड में तो क्या ये बीच का साइड हुआ नहीं ना,
क्या ये बीच का साइड हुआ? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। बीच का साइड मतलब ये वाला साइड, इंक्लूडेड साइड, है ना, जिसके हेल्प से ये दोनों एंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ भी देखो ये, तो अगर मैंने इसका नाम दे दिया एबीसी और इसका पीक्यूआर, तो बच्चों AB किसके इक्वल होना चाहिए? PQ के इक्वल होना चाहिए। एंगल A एंगल P के, या उल्टा भी हो सकता है, एंगल A Q के और एंगल B P के, लेकिन याद ये रखना है कि दो एंगल जो लिया है ना, उसके बीच में जो साइड है उसी को हम लेंगे। ठीक है, कभी भी AC नहीं आ सकता उसमें, BC नहीं आ सकता, है ना। मतलब देखो, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये, सॉरी, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो यही साइड होगा। अगर ये एंगल इसके इक्वल होता तब हम BC इक्वल टू QR ले सकते थे, है ना, तब हम एंगल साइड एंगल लगाते। चलो पहले इसको समझ लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब हो गए? जब एंगल साइड एंगल, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड एंगल क्या हो? आपस में इक्वल हो। ठीक है, यहाँ पे एंगल A जो है एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंड AB किसके इक्वल है? PQ के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। ठीक है, बट अगर मान लो इसी में P जो है वो Q के इक्वल है, जैसा कि है, अगर मान लो यहाँ पे C जो है ना वो R के इक्वल हो जाता, ये एंगल A नहीं दिया होता, सपोज करो आप, उस कंडीशन में देखो B Q के इक्वल है, C R के इक्वल है, तो ये वाला साइड इक्वल होना चाहिए इस बार, है ना, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, तब भी हम एंगल साइड एंगल लगा सकते हैं। तो सिंपल आपको ये याद रखना है कि दो एंगल और एक साइड अगर है तो वो बोल सकते हैं कि वो दोनों एंगल साइड एंगल से, वो दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। वो दोनों ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट है? एंगल साइड एंगल से। क्लियर है बच्चों? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल में, जो कि है एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पे क्या होगा? कोई भी दो एंगल होगा और एक साइड होगा। यहाँ पे इंक्लूडेड वाला कुछ रोल नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड के लिए तो हमने अलग पढ़ ही लिया है। तो दो एंगल, दो एंगल्स और एक साइड होना चाहिए। यहाँ पे इंक्लूडेड साइड नहीं लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इंक्लूडेड साइड को कंसिडर नहीं करेंगे। सपोज करो ये एबीसी है एंड ये PQR है, तो एंगल ए सपोज करो एंगल पी के इक्वल मैंने बोल दिया, है ना, और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे एक साइड इक्वल होना चाहिए। अब कौन सा साइड होगा? ये ए बी नहीं होगा, ए बी पी क्यू नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए हमने एंगल साइड एंगल पढ़ लिया है अलग से। तो या तो बीसी क्यू आर के इक्वल होना चाहिए या फिर बीसी पी आर के इक्वल होना चाहिए, तो कोई अदर साइड, नॉट इंक्लूडेड साइड, है ना। यहाँ पे इंक्लूडेड साइड नहीं लेंगे, तो कोई भी एक साइड आप चाहो तो AC PR ले लो या फिर AC QR ले लो, है ना। बस देखो ये भी तो इंक्लूडेड नहीं है ना। AC इक्वल्स टू मैं ले रहा हूँ बेटा PR। यहाँ पे देखो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल और ये एक साइड, आई बात समझ में। अगर आप BC को भी ले लेते तब भी हो जाता है एंगल एंगल साइड, है ना। तो एंगल एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे देखो मैंने बोला कि एंगल A किसके इक्वल है? एंगल P के इक्वल है। एंगल B किसके इक्वल है? एंगल Q के इक्वल है ना। और कोई एक साइड जो कि इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है AC इक्वल्स टू PR। आप चाहो तो इसी के प्लेस पे BC इक्वल्स टू QR भी ले सकते हो, तब ये दोनों ट्रायंगल एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। यहाँ लिख लेते हैं पहले इसको, ABC ट्रायंगल ABC क्या है? कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। कौन सा रूल? एंगल एंगल साइड। नेक्स्ट है SSS, साइड साइड साइड। बहुत ही सिंपल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो अगर दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, जैसे हमने इसका नाम दे दिया ABC और इसका नाम दे दिया PQR। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे AB जो है वो PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है एंड AC PR के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। यहाँ पे क्या क्या लिया है बच्चों? यहाँ पे लिया है कि AB जो है PQ के इक्वल, BC QR एंड AC, दोनों देखो तीनों हमने साइड ही लिया है, तो बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, चलते हैं लास्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल में, जो कि है RHS, राइट हाइपोटेनस साइड। ठीक है, यहाँ पे ये बना दिया है मैंने। चलो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया जाए।
देखो बच्चों, हमने क्या किया, दो राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया यहाँ। क्या ले लिया, दो राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। अब देखो यहाँ पे से पता चल गया कि देखो राइट एंगल की बात हो रही है, राइट है यहाँ पे, तो राइट एंगल में ही मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम करेगा ये। तो एबीसी हमने एक ट्रायंगल ले लिया है, एक सपोज करो पीक्यूआर हमने ले लिया है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो राइट एंगल होना चाहिए, है दोनों में है, राइट एंगल है। दूसरा हाइपोटेनस होना चाहिए, तो आपको पता है 90 के अपोजिट वाले को हाइपोटेनस बोला जाता है, तो ये एसी पीआर के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज ये दोनों हाइपोटेनस है। और कोई एक साइड है ना, आप ए बी ले लो या फिर बी सी ले लो, तो मैं ले रहा हूँ बीसी, बीसी इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्यू आर होना चाहिए, या फिर बीसी इक्वल टू पी क्यू भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई एक साइड आपस में इक्वल हो जाए तो ये दोनों आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर से देखो बच्चों, बच्चों यहाँ पे कि देखो एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए दोनों में। देखो ये एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री के। लिख लेते हैं इसको, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, तो एसी किसके इक्वल होगा, पी आर के। हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री जो एंगल है उसके अपोजिट वाले साइड को हाइपोटेनस बोला जाता है। और कोई एक साइड, जैसे मैंने बीसी अगर ले लिया तो बीसी किसके इक्वल होगा, क्यू आर के इक्वल होगा। तब हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पीक्यूआर के, पीक्यूआर के बाई आरएचएस, राइट हाइपोटेनस एंड। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।